नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान से बहुत ही सनसनीखेज खबर आई है और खबर यह है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि दाऊद को कराची के आगा का हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि दाऊद की कल रात 1 बजे हॉस्पिटल में मौत हो गई, लेकिन इस खबर को किसी ने कंफर्म नहीं किया है और कंफर्मेशन हो भी नहीं सकती, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि दाऊद वहां रहता है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज, वहां की आईएसआई इसे कंफर्म करेगी, इसकी उम्मीद करना भी बेकार है। लेकिन पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो इस तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई है। जैसे ही यह खबर फैली कि दाऊद को जहर दिया गया है, वो हॉस्पिटल में है, उसके कुछ ही देर बाद खबर आई कि दाऊद इब्राहिम के समधी और फॉर्मर क्रिकेटर जावेद मियांदाद को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जावेद मियांदाद के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई और उसके घर से किसी को बाहर आने या किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद अचानक पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। पूरे पाकिस्तान में नेट डाउन हो गया। यूट्यूब, गूगल, ट्विटर सब कुछ बंद। पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कहा सरकार नहीं चाहती कि दाऊद की मौत की खबर फैले, किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो, इसलिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। दाऊद को जहर दिए जाने की खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि दाऊद हमारे देश से भागा हुआ अपराधी है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट का दोषी है। 257 बेगुनाह बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार है। इसीलिए इस खबर की जितनी ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में है, उतनी ही उत्सुकता भारत में भी है। असल में दाऊद को जहर दी जाने की खबर सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने दी और कुछ ही देर बाद यह खबर पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। पता यह लगा कि कराची में दाऊद इब्राहिम अपने घर में बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसे कराची के आगा का हॉस्पिटल ले जाया गया। चूंकि कल रात ही आगा का हॉस्पिटल की सिक्योरिटी अचानक बढ़ा दी गई, फौजी अफसर और आईएसआई के अधिकारी भी हॉस्पिटल पहुंचे, इसलिए लोगों का ध्यान इस तरफ ज्यादा गया। जानकारी यह मिली है कि आगा का हॉस्पिटल के जिस फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम को रखा गया है, उस फ्लोर से बाकी सभी मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। अब इस फ्लोर पर जाने की परमिशन सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज और दाऊद के फैमिली मेंबर्स को ही है। पाकिस्तान के पत्रकार आरजू काजमी ने सबसे पहले दाऊद को जहर दिए जाने की खबर दी। आरजू ने कहा दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा बहुत तेज है, लेकिन इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं मिल पा रही है। आरजू ने कहा इस बात की आशंका इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि दाऊद के बारे में जानकारी आने के कुछ देर बाद पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन हो गया, ट्विटर नहीं चल रहा और सरकार की तरफ से बताया नहीं जा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इंटरनेट क्यों बंद है। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है, वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई है? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है।
अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से जी कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया, केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। आरजू काज़मी अक्सर जो जानकारी देती हैं वो सही होती है। फिर इसके बारे में मैंने पाकिस्तान में कुछ और लोगों से बात की। पता चला कि पाकिस्तान के कई इलाकों में वाकई में इंटरनेट नहीं चल रहा। कराची के अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और बीरपुर जैसे कई शहरों में इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरह ठप थी। फिर सवाल यह था कि अगर इंटरनेट बंद है तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपने वीडियोस कैसे अपलोड कर रहे हैं। इसका जवाब ये मिला कि बहुत से पत्रकारों ने विदेश से वीडियो अपलोड किए हैं और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वीपीएन सर्विस यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद ले रहे हैं। आरजू काज़मी के बाद पाकिस्तान की एक और पत्रकार आलिया शाह का वीडियो सामने आया। आलिया ने कहा कि दाऊद की मौत हो चुकी है, उसे जहर दिया गया था जिसके कारण ज्यादातर अंगों ने काम करना बंद कर दिया और कल रात 1 बजे उसकी मौत हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया है। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रहीं और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में चाहे जहर दिया गया, चाहे वो हॉस्पिटल में है, जिंदा है या नहीं है, ये कंफर्म क्यों नहीं हो सकता। दाऊद इब्राहिम 1993 के बाद 30 साल से पाकिस्तान में आईएसआई की पनाह में है, एक तरह से उनकी निगरानी में है। वो वहीं बैठकर भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देता है और ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान ने न कभी इस बात को स्वीकार किया न कभी करेगा, क्योंकि सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों ने दाऊद इब्राहिम को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। अमेरिका ने 2002 में ही दाऊद को आतंकवादी मान लिया था। अमेरिका की तरफ से दाऊद पर $2.5 करोड़ यानी करीब 200 करोड़ का इनाम है। भारत ने भी दाऊद पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। भारत तो बार बार कहता रहा कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद है, भारत के पास इसके सबूत हैं। पाकिस्तान की सरकार को भारत ने दाऊद के बारे में कई बार डोजियर सौंपे हैं। उन्हें दाऊद के कराची और लाहौर के घरों के पते दिए, उसके फोन नंबर दिए। कराची में दाऊद के घर पर लगे टेलीफोन के बिल की कॉपी भी सबूत के तौर पर पाकिस्तान की सरकार को सौंपी गई, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार दाऊद की मौजूदगी से इनकार कर दिया। दाऊद 1986 में मुंबई से भाग गया था, लेकिन 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद उसके 2 भाई अनीस इब्राहिम और नूरा इब्राहिम भी दुबई भाग गए। पिछले साल नवंबर में एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों के खिलाफ मुंबई के एक कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। इसमें एनआईए ने दाऊद की फैमिली और उसके एड्रेस के बारे में जानकारी दी थी। एनआईए के चार्जशीट में उसके भांजे अली शाह पारकर के बयानों के आधार पर दाऊद के ठिकानों के बारे में डिटेल्स दी गई। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने एनआईए को बताया था कि दाऊद इब्राहिम का परिवार इस वक्त कराची में रहता है। कराची में ही दाऊद के 4 घर हैं। 2 घर क्लिफ्टन इलाके में हैं, एक घर डिफेंस रेजिडेंशियल कॉलोनी में है। कराची में दाऊद के 4 ठिकानों के पते इस चार्जशीट में दिए गए हैं। अली शाह ने एनआईए को बताया था कि दाऊद की सेहत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब उसका काला कारोबार दाऊद की वाइफ महजबीन और भाई अनीस इब्राहिम देखते हैं।
घर की जिम्मेदारी महजबीन की और धंधे का काम अनीस के जिम्मे है। इस चार्जशीट के मुताबिक दाऊद की 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बड़ी बेटी मारूफ की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे के साथ हुई है। दूसरी बेटी महरीन का निकाह पाकिस्तान के सेठ आबिद तस्कर के साथ हुआ है। दाऊद की तीसरी बेटी माजिया की शादी नहीं हुई है, जबकि बेटे मोहिन नवाज का निकाह हो चुका है। इसलिए दाऊद को मजबूरी में अपना कामकाज देखने के लिए अपने भाई अनीस को देना पड़ा। इसी चार्जशीट में बताया गया कि दाऊद और महजबीन कराची के क्लिफ्टन रोड इलाके में रहते हैं और अनीस अपने परिवार के साथ कराची में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे डिफेंस कॉलोनी में रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ही ये बात कह रही हैं, इंडियन इंटेलिजेंस का यह दावा है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। कराची के अलावा उसका ठिकाना इस्लामाबाद में भी है। पाकिस्तान के ही कई बड़े पत्रकार और यूट्यूबर इस बात की तस्दीक लगातार करते रहे हैं। कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर और उर्दू डेली के एडिटर ताहिर असलम गोरा ने आज कहा कि कराची से कनाडा आए कई पाकिस्तानी भी उन्हें प्राइवेट डिस्कशन में बता चुके हैं कि कराची की कई महफिलों में वो दाऊद से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये बात कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता क्योंकि दाऊद एक सर्टिफाइड टेररिस्ट है और आईएसआई की प्रोटेक्शन में है। पाकिस्तान से इस बात की कंफर्मेशन मिलना करीब नामुमकिन है कि वो पाकिस्तान में भी रहते थे। अगरचे भारत के टीवी चैनल्स भी इस बात की कई बार तस्दीक कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं। भारत के टीवी चैनल्स को छोड़िए, कराची के कई शहरी जो कनाडा के शहरी भी हैं वो मुझे ज़ाती तौर पर और यहाँ की टोरंटो की महफिलों में बता चुके हैं कि उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई थी। लिहाजा दाऊद इब्राहिम जो भारत और अमेरिका दोनों को बेहद वक्त मतलूब हैं, वो किसी सीक्रेसी का शिकार नहीं इन टर्म्स के वो कराची में रहते थे। ये बात सभी जानते हैं मगर कहने को कोई तैयार नहीं। अब देखते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची साबित होती है। कुछ ऐसी बात पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा ने कही। कमर चीमा के मुताबिक जब भी पाकिस्तान को एफएटीएफ की आतंकी देशों की लिस्ट में शामिल करवाने की बात होती है तो भारत यही एग्जाम्पल देता है कि पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी को अपने यहां पनाह दे रखी है। इसी डर से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट दाऊद की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता। कमर चीमा ने कहा कि जिस तरह पिछले कुछ महीनों में अननोन मैन पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को जहर देकर या फिर किडनैप करके उन्हें मार रहे हैं, यह अपने दुश्मनों को खत्म करने का रशियन स्टाइल है। In case if this hypothesis which is being circulated, he's been poisoned, but this is the Russian model. So it means that in case if they are saying this and if Dawood Ibrahim is in Pakistan, the question comes कि if this is the model, it means कि the Indian deep state जो है, they have hired people जो कि लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे कराची, डस्का, लाहौर, इधर उधर कश्मीर में, and then this is a new thing, आपका poison, if this is true, because since we don't have a news, we don't have any confirmation, we don't know anything, so that is another thing. But at the same time, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि वो जो अमेरिका के हालात जब खराब हुए अमेरिका के साथ और दुनिया वो चीज़ें खराब हुई, तो हाउ टू गैदर, लोगों को इकट्ठा कैसे करना इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर आपको पता है इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो ये चीज़ें सामने आपके आएंगी और भी आएंगी इसको। सो जब भी एफएटीएफ का जिक्र आता है तो ऑलवेज इंडिया वुड पुट पाकिस्तान के, ये देखें ये दाऊद इब्राहिम एंड ये जो थे क्या नाम है हाफिज सईद के जो ग्रुप थे, दे आर यूजिंग ऑल दिस मनी एंड इनको इंगेज किया जा रहा है। और इंडिया ने 2006 में आई थिंक कोई 38 लोगों की लिस्ट भी दी थी पाकिस्तान को जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम था। हमने पाकिस्तान में कई लोगों से बात की, सबका कहना है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने या उसकी मौत की खबर को कंफर्म करना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानता ही नहीं कि दाऊद वहां रहता है। जैसे उसामा बिन लादेन के बारे में पाकिस्तान के
पाकिस्तान ने अमेरिका को कभी ये पता नहीं चलने दिया था कि वो कहां छुपा है, उसी तरह दाऊद की एग्जिस्टेंस को छुपाया जाता है। लेकिन दाऊद हमारे देश का दुश्मन है, अपराधी है। दाऊद के गुनाह की सजा भारतीय कानून के हिसाब से उसे मिले, ये हमारी कोशिश हमेशा रही है। इसलिए हमारे देश के लोग वाकई में जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान ने न पिछले 30 सालों में माना कि दाऊद कराची में पूरे शान और शौकत के साथ रहता रहा है, और न पाकिस्तान दाऊद की मौत के बारे में कबूल करेगा कि दाऊद नहीं रहा। लेकिन बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के मानने से या न मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भारत के जो दुश्मन पाकिस्तान की फौज की पनाह में रहते हैं, वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। दाऊद को जहर दी जाने की खबर आई। इसके अलावा आज ही लश्कर तैयबा के आतंकवादी हबीबुल्लाह को किसी अनजान व्यक्ति ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हबीबुल्लाह को खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारी गई। हबीबुल्लाह कश्मीर में हुई कई आतंकवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड था। पिछले 17 दिनों में लश्कर के 3 बड़े दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि इसी साल पाकिस्तान में कुल 23 आतंकवादी इसी तरह अज्ञात लोगों द्वारा मारे गए हैं। अब पाकिस्तान की फौज और ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि उसके यहां मौजूद आतंकवादियों को भारत की खुफिया एजेंसी के लोग निशाना बना रहे हैं। लेकिन दाऊद के बारे में उनकी मुश्किल यह है कि पाकिस्तान न तो दाऊद की मौत को कंफर्म कर सकता है और न ही उसे मारने का इल्जाम भारत पर लगा सकता है। हो सकता है कि अब दाऊद के गैंग के लोग ये कह दें कि दाऊद पूरी तरह सुरक्षित है, ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे जहर दी जाने की खबर कोई अफवाह है, और उसके जन्मदिन से पहले हर बार ऐसी अफवाह फैलाई जाती है। लेकिन उसके गैंग के लोग ये नहीं बताएंगे कि अगर दाऊद ठीक ठाक है तो कहाँ है, कहाँ रहता है, उसकी तस्वीर कैसी है, वो दिखता कैसा है, वो क्या करता है। आज पार्लियामेंट से भी हैरान करने वाली खबर आई। दोनों सदनों में कुल मिलाकर 78 एमपीज को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। अब विरोधी दलों के कुल मिलाकर 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विंटर सेशन के बचे हुए वक्त के लिए सस्पेंडेड हैं। आज राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 सांसदों के खिलाफ एक्शन हुआ, यानी अब राज्यसभा के 6 और लोकसभा के 46 मेंबर ही इस सत्र की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। असल में विपक्ष संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान पर अड़ा हुआ है। विरोधी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसदीय परंपराओं की अनदेखी कर रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध जैसे गंभीर मसले पर पार्लियामेंट के बाहर तो बात कर रहे हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक जब सेशन चल रहा हो तो इस तरह के मुद्दे पर सरकार को पहले पार्लियामेंट में अपनी बात कहनी चाहिए। क्योंकि सरकार की तरफ से कई इंपॉर्टेंट बिल पेंडिंग है, सरकार जल्दी से जल्दी बिल्स पास करवाना चाहती है और विपक्ष सरकार को वॉकओवर देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज दोनों सदनों में ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर पार्लियामेंट में प्लेकार्ड्स लेकर पहुंचे। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विरोधी दलों के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा में स्पीकर ने और राज्यसभा में चेयरमैन ने बार बार एमपीज को समझाने की कोशिश की, नाम लेकर चेतावनी दी, लेकिन जब विपक्ष के सांसदों के रवैये पर कोई असर नहीं पड़ा तो लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और आखिरकार दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में जिस वक्त हंगामा हो रहा था उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर बीजेपी के एमपी राजेंद्र अग्रवाल थे। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा, सांसदों को सस्पेंड कोई खुशी से नहीं करता, ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ता है। उन्होंने हंगामा करने वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब किसी ने बात नहीं सुनी तो सख्त फैसला लेना पड़ा। आज 33 माननीय सांसदों को निलंबित करना पड़ा है। 13 पहले हुए थे तो 46, ये बड़ी संख्या है। और कभी भी निलंबित करते समय चेयर इसको प्रसन्नता के भाव से नहीं ये निर्णय देती है। व्यवस्था होती है, हाउस को चलाना
चेयर की जिम्मेदारी होती है और बराबर इस बात की वो अपील भी करते रहते हैं। आज भी सुबह जब हाउस प्रारंभ हुआ तो माननीय स्पीकर महोदय ने बहुत आग्रह के साथ अनुरोध किया, निवेदन किया कि हम सब ने तय किया था मिलकर के, सभी दलों ने तय किया था कि हम प्लेकार्ड नहीं लाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे, वेल में नहीं जाएंगे। आप ये सब मत कीजिए, निरंतर कर रहे हैं आप, इसको मत कीजिए, आप क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, हाउस को चलने दीजिए। परंतु उन्होंने अनुरोध माना नहीं और आपको पता ही है क्वेश्चन आवर नहीं चला, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12 बजे अब हाउस जब रीअसेंबल हुआ तब भी ये सिलसिला चलता रहा। अंततः 2 बजे उनकी नेमिंग करनी पड़ी उनकी, और फिर संसदीय कार्य मंत्री महोदय प्रस्ताव लाए तथा उनका निलंबित करने का निर्णय हाउस ने किया। जिन नेताओं को सस्पेंड किया गया है उनमें जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, शक्ति सिंह गोहिल, इमरान प्रतापगढ़ी, रंजीत रंजन, रामगोपाल यादव, मनोज झा, कनिमोझी, गौरव गोगोई, दयानिधि मारन, सौगत रॉय और शताब्दी रॉय जैसे पुराने अनुभवी नेता शामिल हैं। कुल 78 एमपीज हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार संसद की कार्रवाई को तानाशाही के तरीके से चलाना चाहती है, लेकिन वो संसद को बीजेपी या संघ का ऑफिस नहीं बनने देंगे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते। कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने सांसदों के सस्पेंशन की तुलना बुलडोजर राज से की। गौरव गोगोई ने कहा, अमित शाह को बचाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं। विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर, वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। एमपीज के सस्पेंशन पर ममता बनर्जी ने भी नाराजगी जाहिर की। ममता ने कहा, अगर सरकार संसद में विपक्ष को बोलने ही नहीं देगी तो फिर संसद का क्या फायदा। ममता बनर्जी ने कहा, अगर सरकार को विपक्ष के सवालों से इतनी ही दिक्कत है तो फिर संसद के दोनों सदनों को सस्पेंड कर दे या फिर विपक्ष के सारे सांसदों को सस्पेंड कर दे। House is supreme. Then if House is supreme, then why they are so afraid? If they have the majority of members, they are passing all the bill by voice vote. And if they suspend all the members, how they can raise their voice? The important bills they are passing, even the law bill also. It's very important criminal law bill. We all said that date that new government comes, election is left out only for 3 months, 4 months. Why they will take a decision right now? Even new government can review all this. There is a system in democracy. Who will raise the voice of the people? You tell me. Totally the voice of the people is being totally stopped, choked. Let them suspend the house first. They have no moral ground to run this house. To expel all the, suspend or expel the opposition fully. उद्धव ठाकरे की शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे तानाशाही बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मोदी सरकार जो कर रही है जनता वो सब देख रही है। अगर सरकार सोचती है कि विरोधी दल इस तरह के एक्शन से डर जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
संघर्ष जारी रहेगा। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ, 22 साल पहले जब आतंकी हमला हुआ था उनकी इतनी हिमाकत नहीं हुई थी कि अंदर आ जाएं, क्योंकि 13 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री ने आकर राज्यसभा में जवाब दिया था और जिम्मेदारी ली थी। देश की जनता ने आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप न्यूज़पेपर चैनल में जाकर इंटरव्यू दें, न्यूज़पेपर को जाकर इंटरव्यू दें या एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दें। आप जानते हैं कि कोई भी जो भी मीडिया वाले हैं, मीडिया कर्मी आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, इसलिए आप पार्लियामेंट में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे आकर बनती है और अगर हम ये मांग कर रहे हैं इसके लिए हमें बर्खास्त करना, तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है। सस्पेंड होने वाले सांसदों में राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा एमपी मनोज झा भी हैं। मनोज झा ने कहा, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो, ऐसे वक्त पर अपनी आवाज उठाने पर, संसद से सस्पेंड होने पर उन्हें शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होता है। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए, जो बचे खुचे हैं कल कर देना। लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विरोधी दलों के आरोपों का करारा जवाब दिया। पीयूष गोयल ने कहा, विपक्षी सांसद पहले से हंगामे का प्लान बनाकर आए थे। पीयूष गोयल ने कहा, आज राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम विधेयक पेश किए जाने थे, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करके साबित कर दिया वो तो नियम कानूनों का पालन करते हैं और न ही उन्हें संसद की मर्यादा की फिक्र है। 45 मान्य सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। हाउस में जो बड़े इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन थे, आज तो महिलाओं के आरक्षण का लेजिस्लेशन था लोकसभा में, जिससे जम्मू और कश्मीर और अन्य पौंडीचेरी में 33% हमारी माता बहनों को आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पारित होना था। घमंडिया गठबंधन के सदस्यों को जो पीड़ा हो रही है उसका आज सभी ने दृश्य देखा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम निंदा करते हैं इनके व्यवहार की, जिस प्रकार से इन्होंने सदन में बार बार व्यवधान किया और जिनके कारण भारत की इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में विरोधी दलों के सांसदों का सस्पेंशन वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन विरोधी दलों के जो सांसद कह रहे हैं कि इससे पहले संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, उन्हें मैं याद दिला दूं कि आज लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों को सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन 1989 में 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस वक्त विरोधी दलों के सांसद इंदिरा गांधी की हत्या पर बने ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को टेबल करने की मांग कर रहे थे। इस बात को लेकर हंगामा हो रहा था। उस वक्त एक दिन में लोकसभा के 63 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया था। उस वक्त भी मैंने कहा था विरोधी दलों के खिलाफ यह कार्रवाई अनफॉर्चुनेट है। आज भी मैं कहता हूं यह एक्शन स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है।
लेकिन इसमें सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ स्पीकर या चेयरमैन को दोष देना ठीक नहीं होगा। विरोधी दलों के सांसद प्लेकार्ड लेकर आए, नारे लगाए, वेल में उतरकर हंगामा किया, सभापति की बात नहीं मानी। इसके बाद सरकार को उन्हें सस्पेंड करने की डिमांड करने का पूरा मौका मिल गया। बीजेपी ने जाल बुना और विरोधी दलों के सांसद उस जाल में खुशी खुशी कूदकर फंस गए। वो ये समझ ही नहीं पाए इस एक्शन से सबसे ज्यादा सियासी नुकसान विरोधी दलों का ही होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि कल इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है और इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के सस्पेंशन से मीटिंग का एजेंडा डिरेल हो जाएगा। अब कल की मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे पर करनी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली में कल होने वाली एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए लालू यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव भी ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। दावा तो यह किया जा रहा है कि कल की मीटिंग में विरोधी दलों के नेता लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर विचार करेंगे। आज ममता ने कहा विपक्षी गठबंधन का नेता कौन होगा, विरोधी दलों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, यह चुनाव के नतीजे आने के बाद तय होगा। रही बात सीट शेयरिंग की, तो इस पर मीटिंग के बाद ही वो कुछ कह पाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा सीट शेयरिंग के सवाल पर अभी बहुत देर नहीं हुई है, सभी लीडर्स मिलेंगे, साथ बैठेंगे तो बहुत जल्द सब कुछ फाइनल हो जाएगा। After election, everybody will decide. I will not take any comments right now because there is a time, there is an opportunity to meet each other. So let us meet. 1-2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1-to-1, then automatically everybody will come together. It is not that easy. In principle, if you take a policy decision, then everything will run smoothly. It is my idea. Ma'am, do you think it's too late now? You should have. No, it is not late. Because TMC, you yourself in the Mumbai meeting had said that this should be done by October 15. Better late than never. We are ready. We are ready to fight inch and inch, every inch. Only our policy should be clear. कल होने वाली मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसे लेकर मीडिया ने लालू यादव से भी सवाल पूछे, लेकिन लालू यादव ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा ऑपोजिशन की सारी पार्टियां एकजुट हैं, सब लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, सब मिलकर मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन कैसे उखाड़ फेंकेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। तेजस्वी यादव ने थोड़ी डिटेल में बात की, लेकिन उन्होंने भी बताया कुछ नहीं। तेजस्वी ने कहा विरोधी दलों की रणनीति तैयार है, चुनाव की तैयारी बढ़िया चल रही है, कोऑर्डिनेशन भी ठीक है, लेकिन रणनीति सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसके बाद तेजस्वी ने कहा गठबंधन का नेता भी वक्त आने पर तय हो जाएगा। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीजें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। 3 राज्यों कहाँ क्या है नहीं है, चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे, लेकिन रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही। नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में क्या होगी? भूमिका सबकी एक ही है और सबका एक ही मकसद है कि फिरकाप्रस्त शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे लीडर्स ने आज एक बार फिर 2024 में बीजेपी को हराने की बात की, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया, तो बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह सामने आए। गिरिराज सिंह ने सीधा चैलेंज किया विपक्षी गठबंधन में
जो खुद को सबसे बड़ा नेता मानता है, वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के सामने इलेक्शन लड़कर दिखाए। असलियत खुद पता चल जाएगी। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। गिरिराज सिंह ने जो चुनौती दी उसमें इशारा सीधे नीतीश कुमार की तरफ था, क्योंकि नीतीश कुमार खुद भले ही कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी पार्टी के लीडर्स बार बार कहते हैं विपक्षी दलों में नीतीश कुमार से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कोई नहीं है। आज जेडीयू के एमएलए रिंकू सिंह ने यही बात कही। रिंकी सिंह ने कहा कि मोदी को हराना है तो नीतीश कुमार को गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना ही होगा। सबसे पहले जरूरी क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश जो हम लोग के गार्जियन और बिहार के विकास पुरुष हैं, जिन्होंने बिहार पे एक नई दशा और दिशा दिया, उनको इंडिया गठबंधन को चाहिए कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें। क्योंकि अगर हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो एकदम स्वच्छ छवि के नेता हैं, ईमानदार छवि के नेता हैं, और हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ते हैं, तब जाके हम 2024 में भाजपा को पराजित कर पाएंगे। अगर हम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ते हैं और हम किसी और को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाते हैं तो 2024 का चुनाव हम लोग के लिए काफ़ी कठिन होगा। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग इंडिया गठबंधन के पूर्व में ही बैठक जो होना है उसमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को घोषित करें। हालांकि बीजेपी के लीडर सुशील मोदी ने कहा नीतीश कुमार का वक्त खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार आजकल जैसी हरकतें कर रहे हैं, जैसी बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो छोड़िए, उनके लिए विपक्षी गठबंधन का कन्वीनर बनना भी मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए अज्ञातवास में जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि पंजाब में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये बैठक केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठक हो रही है, चाय पानी के लिए बैठक हो रही है। इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। विपक्षी दलों के अलायंस की बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव ग्रेटर नोएडा में हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव की, आपको याद होगा, कांग्रेस के साथ अनबन हो गई थी। कमलनाथ ने उन्हें अखिलेश वखिलेश कह दिया था। लेकिन आज अखिलेश ने कहा मध्य प्रदेश की बात अब खत्म हो गई, अब बीजेपी को हराने के लिए सब मिलकर लड़ेंगे। कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग, और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के, और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं न कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। विरोधी दलों के गठबंधन के नेता सीटों के बंटवारे के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपनी दावेदारी जरूर पेश करते हैं। अरविंद केजरीवाल सीटों के बारे में खुलकर बोलते हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले केजरीवाल ने बठिंडा की रैली में इशारा कर दिया था, कहा था कि उनकी पार्टी पंजाब में 13 सीटों पर लड़ेगी। लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर।
13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। चूंकि पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस इन दोनों राज्यों में बुरी हालत में है, ऐसे में इन राज्यों में सीटों के बंटवारे पर बात अटक सकती है। अगर केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देते हैं तो इसके बदले में वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस से सीटों की मांग करेंगे। इस पर बात कैसे बनेगी? इसीलिए गठबंधन के नेता अब कांग्रेस और केजरीवाल के बीच सुलह की कोशिशों में जुटे हैं। आज ममता बनर्जी जैसे ही दिल्ली पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने केजरीवाल के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बात हुई, लेकिन क्या बात हुई इसकी डिटेल न आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई, न तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। ममता के बाद उद्धव ठाकरे भी केजरीवाल से मिलने पहुंचे। केजरीवाल के साथ मीटिंग में उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अरविंद सावंत और प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थे। विरोधी दलों के अलायंस के सारे नेता मान रहे हैं कि मिलकर लड़ेंगे, मिलकर ही मोदी को हराया जा सकता है, ईडी और सीबीआई का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि मोदी के मुकाबले चेहरा किसका होगा। कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि गठबंधन का नेता कौन होगा। कुछ कहते हैं कि नेता के नाम का चुनाव फैसला होगा चुनाव के बाद, कुछ नेता कहते हैं कि थोड़े दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। इसका फैसला करने के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन इसमें भी कई मुश्किलात हैं। कल भी कुछ तय होगा, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि इससे पहले 3 मीटिंग्स में सीटों पर इसलिए बात नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव जीती थी और कांग्रेस पूरे देश में सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रही थी। उस समय सहयोगी दल तैयार नहीं थे। कांग्रेस को लगता था कि अब जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए उनमें उसकी जीत हो जाएगी, उसकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। अब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को कम सीटें देने की बात कहेंगे और अखिलेश यादव जैसे नेता कांग्रेस से उन राज्यों में ज्यादा सीटें मांगेंगे जिनमें कांग्रेस मजबूत है। अब अलायंस का प्रेशर कांग्रेस पर पड़ेगा और कांग्रेस इस प्रेशर में कितना झुकती है, कितना कॉम्प्रोमाइज करती है, इस पर एंटी मोदी मोर्चे का भविष्य निर्भर करेगा। हालांकि आज एक और ऐसी खबर आई जिसकी चर्चा कल विरोधी दलों की मीटिंग में होगी, लाजमी है। आज शाम अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिल गया। ईडी ने शराब घोटाले के केस में केजरीवाल को दूसरा समन भेजा है और उन्हें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। इससे पहले भेजे गए समन में ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उस वक्त केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की बात कही थी और ईडी के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर समन को गैर कानूनी बताया था, इसे वापस लेने की मांग की थी। इस बार भी केजरीवाल पूछताछ के लिए जाएंगे, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया केजरीवाल का प्रोग्राम तो पहले से तय है। वो 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक विपश्यना के लिए जा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा, शराब घोटाले का केस फर्जी है, केंद्र सरकार जानबूझकर केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रही है। देखिए, ये केस पूरी तरीके से फेक केस है, फर्जी केस है। इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रश्न खड़े करता है या प्रश्न पूछता है, उसको मोदी जी या सस्पेंड करा देते हैं या फिर गिरफ्तार करा देते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज्यादा डरते हैं। मोटा मोटी मैं यही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीति गंदी राजनीति है और अगर वो किसी को सही ईमानदारी से चुनावी तरीके से जनता का या फिर नेता को प्रत्यक्ष रूप से
उनसे सामना नहीं कर पाते तो इस तरीके से षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। ये केस पूरी तरीके से बोगस है, ये केस पूरी तरीके से फेक है। लेकिन एक दूसरी चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पब्लिक नॉलेज में भी है, आप सबको भी पता होगा कि केजरीवाल जी विपाशना जाने वाले हैं, आप सबको पता ही होगा पहले से, और कई महीने पहले ये तय हो जाता है। तो अभी जो वकील है वो इस नोटिस को पढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कैसे होता है। आम आदमी पार्टी को जवाब दिया दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने। वीरेंद्र सचदेव ने कहा केजरीवाल जांच से बचने के लिए बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो ईडी के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? वो जवाब दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस बार बहाना नहीं बनाएंगे। पिछली बार तो चुनाव प्रचार का बहाना लगा के उन्होंने समय मांगा था। तो अगर जांच एजेंसी ने जांच के लिए बुलाया है तो अरविंद केजरीवाल को जांच में शामिल होना चाहिए। और वैसे भी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कुछ बातें कही थी उस शपथ में कि मैं संविधान का और कानून का पालन करूंगा। तो अगर कानून की एजेंसी उनको बुला रही है तो जांच से भागना नहीं चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए। और बार बार जब वो कहते हैं कि दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो जांच एजेंसी के सामने तथ्य रखें। जांच एजेंसी अपने तथ्य उनके सामने रखेगी, जो दूध और पानी का पानी दिल्ली की जनता के सामने आएगा। मुझे लगता है कि केजरीवाल को अंदाजा है कि उन्हें एक्साइज वाले केस में जेल भेजा जाएगा। वो ये भी जानते हैं कि जैसे मनीष सिसोदिया करीब 10 महीने से जेल में हैं, संजय सिंह को इस केस में 2.5 महीने से जमानत नहीं मिली है, केजरीवाल को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। इसलिए केजरीवाल ने नैरेटिव तैयार किया है कि जेल में रहते हुए भी उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो जेल से ही अपनी सरकार और पार्टी दोनों चलाएंगे। पार्टी का मामला इसलिए भी गंभीर है कि ईडी ने एक्साइज केस में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का संकेत दिया है। ईडी ने केजरीवाल की पार्टी के राज्यसभा मेंबर एनडी गुप्ता से पूछताछ की है। गुप्ता जी एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पार्टी के नेशनल ट्रेजरर हैं। केजरीवाल की एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी पार्टी में केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है जो रणनीति बना सके, उनकी पार्टी को चला सके। आज भी सारे के सारे लोग दिशा निर्देश के लिए केजरीवाल की तरफ देखते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी परेशानी का सबब होगा। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस का फंड जुटाने का नया फॉर्मूला। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले पैसा जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग का ऐलान किया है। अब कांग्रेस आम लोगों से डोनेशन की अपील कर रही है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्राउड फंडिंग का कैंपेन शुरू करने पहुंचे। कैंपेन को नाम दिया डोनेट फॉर देश। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना को 138 साल हो गए हैं, इसलिए कोई भी कांग्रेस को कम से कम 138 रुपए या इससे ज्यादा डोनेट कर सकता है। पहला डोनेशन खड़गे ने दिया, उन्होंने 1,38,000 रुपए पार्टी को दिए और साथ ही ये भी कह दिया कि उनकी तो 1 महीने की सैलरी चली गई। इसके बाद खड़गे ने कहा कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रही है, अगर बड़े लोगों से पैसा लेगी तो सरकार बनने पर उनकी बात सुनने का प्रेशर होगा, इसलिए कांग्रेस ने आम लोगों से मदद लेने का फैसला किया है। अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज़ को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज़ है, और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं। और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। जैसे ही कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग की बात की, महात्मा गांधी की बात की, तो बीजेपी ने उन्हें धीरज साहू की याद दिलाई।
धीरज साहू ने कांग्रेस की मदद की, पार्टी ने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया, हार गए। इसके बाद भी कांग्रेस ने उन्हें 3-3 बार राज्यसभा में भेजा। अब धीरज साहू के पास से 354 करोड़ रुपए का कैश मिला, इसे इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास बहुत सारे धीरज साहू हैं, बहुत सारा कैश है, क्राउड फंडिंग सिर्फ दिखावा है। मशहूर उद्योगपति और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एमडी सज्जन जिंदल एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुंबई की एक महिला ने सज्जन जिंदल पर रेप का आरोप लगाया है। सज्जन जिंदल पर जिस महिला ने जोर जबरदस्ती का इल्जाम लगाया वो पेशे से डॉक्टर हैं, पार्ट टाइम एक्टिंग भी करती हैं। महिला की शिकायत के मुताबिक वो पहली बार करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2021 में सज्जन जिंदल से मिली थी। उस वक्त सज्जन जिंदल ने उनसे दोस्ती की, महिला के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। शिकायत में कहा गया कि सज्जन के साथ उसकी मुलाकातें जारी रहीं और 24 जनवरी 2022 को सज्जन जिंदल ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में महिला को अपने पेंट हाउस में बुलाया। उसी दौरान उसके साथ जबरदस्ती की गई। महिला का कहना है कि घटना के तुरंत बाद वो बांद्रा कुर्ला पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने के लिए गई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। उसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में सज्जन जिंदल का पक्ष भी सामने आ गया है। सज्जन जिंदल की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यह स्टेटमेंट जिंदल स्टील की तरफ से नहीं बल्कि सज्जन जिंदल ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जारी किया है। बयान में कहा गया है कि सज्जन जिंदल इन झूठे और निराधार आरोपों को खारिज करते हैं। वो जांच में पूरी मदद करने को तैयार हैं। चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, इसलिए वो इस केस पर आगे कमेंट नहीं करेंगे और सभी को जिंदल फैमिली की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सज्जन जिंदल देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। उनके सफल बिजनेस के कारण उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, नाम है। जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि सज्जन जिंदल स्वभाव से भी सज्जन है, वो ऐसा नहीं कर सकते। पर उन पर जो आरोप लगे हैं वो इन सब धारणाओं से बिल्कुल उल्टे हैं। एफआईआर में जो डिटेल्स हैं वो चौंकाने वाली हैं। मैंने उस लड़की की जिंदल साहब के साथ तस्वीरें देखी हैं। कानून ऐसा है कि वो तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते, लड़की की आइडेंटिटी भी बता नहीं सकते, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। पुलिस कंप्लेंट सज्जन जी का व्यवहार दुर्जन जैसा दर्शाती हैं, गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि सज्जन जिंदल ने आरोपों को निराधार बताया, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले कोर्ट के फैसले का, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह बात जरूर शक पैदा करती है कि लड़की को एफआईआर दर्ज कराने के लिए 3-3 पुलिस स्टेशन में धक्के खाने पड़े। आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुई। इस पूरे मामले में एक सीनियर आईपीएस और एक फॉर्मर सीनियर पुलिस ऑफिसर की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।